हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार आप लोगों के लिए आरएएस प्रीलिम्स एग्जाम के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको अपन सॉल्व कर रहे हैं। यह क्वेश्चन पेपर की सीरीज 1992 के पेपर से हमने शुरू करी थी। 1992 कंप्लीट करा, 1993 करा। आज हम लोग जो है 1994 1995 वाला जो पेपर है उसको डिस्कस करने वाले हैं। आज के इस पेपर के अंदर आपको टोटल 20 क्वेश्चन साइंस के देखने को मिलेंगे, जो कि आपके पूछे गए थे और अलग अलग टॉपिकों से हैं। काफी अच्छा इसका एक्सप्लेनेशन अगर आप पूरा सुनेंगे तो ये वीडियो आपको देखने का अलग ही मजा आने वाला है। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि अभी जो सीईटी का पेपर हुआ उसके अंदर आरएएस के प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं उनमें से भी क्वेश्चंस आए हैं, कुछ उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बार बार बताया है कि आपको हमेशा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पर फोकस करना चाहिए, ताकि आपको एनालिसिस करने में मजा आवे और आपको कोई नया अगर उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आया है तो वो भी आपको पता चले। चलिए आज का पेपर हम डिस्कस करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है प्रत्यावर्ती धारा। क्या क्वेश्चन है? प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती का मतलब होता है अल्टरनेटिंग, तो धारा का मतलब करंट। अल्टरनेटिंग करंट या प्रत्यावर्ती धारा किसके लिए उपयुक्त नहीं है? ये चार ऑप्शन है, इसमें से किसके लिए उपयुक्त नहीं है ये हमसे पूछा जा रहा है। पहला है स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने हेतु, इलेक्ट्रिक मोटर चलाने हेतु, विद्युत शक्ति संचारण हेतु, या जो इलेक्ट्रिक टोस्टर होता है उसको गर्म करने हेतु। तो बेसिकली प्रत्यावर्ती धारा किसके लिए उपयुक्त नहीं है ये समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं धारा क्या है, फिर प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है और फिर उसके उपयोग पे आएंगे। तो देखिएगा, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं धारा के बारे में। तो पहला हमारा पॉइंट क्या है? धारा। धारा को इंग्लिश में कहा जाता है करंट। और ऋणात्मक आवेश यानी इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की जो दिशा होती है, उस इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा को या उसके दर को, उसके जो प्रवाह की दर है उस दर को तो हम कहते हैं धारा। और जो इलेक्ट्रॉन है उनके बहने की जो दिशा है वही दिशा होती है धारा की। समझ में आई बात? तो धारा का मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन के बहने की दर। तो आप लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन को लिखा जाता है ई माइनस से। ठीक है, तो आप हिंदी में इलेक्ट्रॉन लिखें या डायरेक्ट ऐसे साइन भी यूज कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की जो दर है उसे हम क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। अब धारा जो है वो बेसिकली दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। सर दो प्रकार कौन कौन से? तो बेसिकली एक आ जाता है हमारे पास में प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, और एक आ जाता है हमारे पास में दिष्ट धारा। अब ये क्या होते हैं हम इसको समझ लेते हैं। प्रत्यावर्ती धारा का मतलब है अल्टरनेटिंग करंट, जो अपनी दिशा को जो है क्या करेगा? लगातार बदलता रहेगा। तो इसीलिए प्रत्यावर्ती धारा का जो साइन होता है वो इस प्रकार से होता है। क्यों? क्योंकि यह अपनी दिशा को आगे से आगे हर एक समय बदलता रहता है। वहीं पर अगर मैं बात करूं दिष्ट धारा की, तो दिष्ट धारा का मतलब होता है डायरेक्ट करंट। ठीक है, और डायरेक्ट करंट जो होता है वो एक ही दिशा के अंदर बहता रहता है, एक ही दिशा के अंदर बहता रहता है। यह अपनी दिशा को परिवर्तित नहीं करता है। तो आप इसको इन शॉर्टकट में लिखेंगे कि प्रत्यावर्ती धारा यानी कि दिशा परिवर्तन। ठीक है, क्या लिखेंगे? दिशा परिवर्तन। और दिष्ट धारा का मतलब है दिशा में परिवर्तन नहीं। क्लियर?
तो दिष्ट धारा डायरेक्ट करंट का मतलब है एक ही दिशा के अंदर बहती रहेगी धारा, और प्रत्यावर्ती धारा का मतलब है दिशा में लगातार परिवर्तन आता रहेगा। ये दो प्रकार की होती है धारा। आपको समझ में आई गया धारा की डेफिनेशन। अब हम समझते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा कैसे उपयोगी है। बेसिकली प्रत्यावर्ती धारा जो होती है, आप उसे कहीं पर भी स्टोर करने के लिए काम में नहीं ले सकते। अब यहां पर क्या है देखो, स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने के लिए। अब स्टोरेज बैटरी का मतलब क्या हो गया, वो जो है धारा मतलब अपने वोल्टेज को क्या करेगी, स्टोर करके रखेगी और बाद में अपन उसे यूज कर सके। लेकिन मैंने बता दिया कि प्रत्यावर्ती धारा जो होती है उसे आप स्टोर करने के लिए काम में नहीं ले सकते। तो इस प्रकार से इसका जो ऑप्शन है वो कौन सा सही हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ए ऑप्शन। इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर हम प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग करेंगे, ठीक है। और विद्युत शक्ति संचारण करना है तब भी, और इलेक्ट्रिक टोस्टर को अगर गर्म करना है तब भी हम प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जो स्टोरेज बैटरी है उसको चार्ज करने में इसका उपयोग किया जाए तो नहीं कर सकते। ठीक, चलो इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या मुख्य कारण है कि एक आंख की अपेक्षा दो आंखों का होना अधिक उपयुक्त है। यानी मानव के जो है दो आंखें क्यों होती है, इसका कारण बताना है। ऑप्शन है, दो आंखों के कारण रंग आसानी से पहचाने जा सकते हैं। दो आंखों के कारण हम अंधेरे एवं हल्के प्रकाश में आसानी से देख सकते हैं। इसी कारण से मोजेक विजन के द्वारा मनुष्य देख सकता है, और इस कारण से दूरी एवं गहराई का एहसास होता है। तो बेसिकली आंख के अंदर आपको पता होगा उत्तल लेंस की तरह ये कार्य करती है। किसकी तरह, उत्तल लेंस की तरह। तो सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखना कि आंख जो है वो कैसे काम करेगी, है ना, या किस लेंस की तरह। ताकि देखो छोटे छोटे ये पॉइंट जो है इनसे क्वेश्चन बनते हैं। अब देखो आंख वाले पॉइंट पे आ जाते हैं, ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में अभी सीईटी में भी पूछा है। तो आंख जो है वो उत्तल लेंस की तरह कार्य करती है। अब इसमें क्या होता है कि जो वस्तु है उसका वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा जो है प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, क्या, वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनता है किसमें, मनुष्य की जो आंख है उसके अंदर। तो ये भी आप लिख लीजिए, कैसा बनता है प्रतिबिंब, तो आपका वास्तविक उल्टा और छोटा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद में अब एक आंख की अपेक्षा दो आंखों का होना क्यों अच्छा है या क्यों उपयुक्त माना जाता है। तो बेसिकली दो आंखों से क्या होगा कि जो वस्तु है उसकी पूरी की पूरी दूरी कितनी है, उसकी गहराई कितनी है, साथ ही साथ दोनों आंखों से क्या होता है कि जो लेंस है दोनों आंखों की, वो वस्तुओं की दूरी को अच्छे से माप सकती है। उसकी चौड़ाई जो होती है उसके साथ में गहराई के साथ में अच्छे से समायोजित हो जाती है, इस वजह से। और एक कारण ये भी है कि एक आंख से जो है आप 150 डिग्री तक देख सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास एक आंख है तो आप एक आंख से 150 डिग्री एंगल तक ही देख पाएंगे। और अगर आपके पास में दो आंखें हैं तो आप ये मत सोचना कि 300 डिग्री तक देख पाएंगे। नहीं भैया, 300 डिग्री नहीं, आप 180 डिग्री देख सकते हैं। तो इस वजह से भी हमारे दो आंखों का होना उपयुक्त है। तो इस प्रकार से डी ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारे पास दो आंखें होने से क्या होगा, हम किसी भी वस्तु की गहराई और दूरी का जो है अच्छे से एहसास कर सकेंगे, और हमारे जो लेंस लगा हुआ है उसका गहराई और चौड़ाई के साथ में अच्छा समायोजित हो जाती है, जिससे हम ये पूरी चीजें जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नोट डाउन करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अच्छा ये वापस आ गया है, सॉरी। ये क्या आ गया, वाहनों में, ये कौन सा क्वेश्चन है, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, है ना। अच्छा एक क्वेश्चन डिलीट हो गया, उसकी जगह एक क्वेश्चन अपना मिस हो गया है जो रेलगाड़ी से रिलेटेड है।
मैं थोड़ा सा यहाँ समझा देता हूँ। क्वेश्चन ये था बेसिकली, जो मिस हुआ है वो सुन लीजिएगा, कि जो रेल की पटरी है उसके ऊपर कोई मजदूर काम कर रहा है और वो एक हथौड़े से वार करता है, तो उसे दो बार आवाज सुनाई देती है। वो दो बार आवाज क्यों सुनाई देती है? बेसिकली दो बार आवाज उसे इसलिए सुनाई दे रही है। एक बार तो आपने हथौड़े से वार किया, तो वार किया, तब आपके क्या हुआ कि जो आपका लोहा है, उस लोहे पर वार करने से उस लोहे में से जो ध्वनि निकली, वो उस लोहे से पार होकर के जल्दी से उस मजदूर के कान तक जाती है। और दूसरा रीजन ये है, या दूसरी बात, उसको साउंड जो है, वहां की जो हवा है, वायु है, उसके कारण जो ध्वनि को लेकर जाया गया है, उसकी वजह से सुनाई देगी। तो इसलिए मनुष्य को जो है, जो भी काम कर रहा है मजदूर, उसे दो बार ध्वनि सुनाई देती है। और ये भी बात आपको ध्यान रखनी है कि ध्वनि की जो चाल है, वो ठोस के अंदर, है ना, सबसे अधिक होती है, द्रव में थोड़ी सी कम, गैस में सबसे कम होती है। तो जैसे ही आप उस पटरी पे वो मारेगा हथौड़ा, एकदम से उस जो लोहा है उसमें से आवाज जाएगी, उसके कान तक सुनाई दी एक बार। और दूसरी बात, जो हवा उसको लेकर जा रही है, अब आपको पता है कि सॉलिड में सबसे ज्यादा है, तो सबसे तेज कौन सी जाएगी? जो पहले लोहे में से जाएगी वो फटाफट पहुंचेगी, और जो हवा के कारण जाएगी वो थोड़ा लेट जाती है, तो इसलिए दो बार सुनाई देता है। ये क्वेश्चन था। अब देखो, वाहनों में उत्सर्जित कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित करने वाली उत्प्रेरक परिवर्तन की सिरेमिक डिस्क स्तरित होती है। तो बेसिकली ये अब अपना यहां पर देखो, क्वेश्चन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम इसकी व्याख्या और इस क्वेश्चन को भी याद रखें। सबसे पहले क्या याद रखेंगे कि कार्बन मोनोऑक्साइड को अगर कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित करना है, तो उत्प्रेरक की जरूरत पड़ेगी। और उत्प्रेरक जो है वो कौन सा होता है? तो यहां पर ध्यान रखना कि उत्प्रेरक जो है, वो परिवर्तन के लिए हमें सिरेमिक डिस्क की एक जरूरत होगी। और वो सिरेमिक डिस्क जो है वो किससे स्तरित होगी? तो वो पैलेडियम से स्तरित होती है, यानी पीडी से। क्लियर? ये चीज ध्यान रखनी है। तो मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए हमें पैलेडियम उत्प्रेरक के रूप में काम में लेना होगा। अब देखो यहां पर उत्प्रेरक क्या होता है, ये बात आपको पता होगी। यह किसी भी अभिक्रिया को जो है क्या करता है, एक गति जो है, अगर वो तीव्र एकदम से मंद गति से धीरे धीरे हो रही है, तो उसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है, सक्रिय ऊर्जा होती है, उसको कम करती है, और उस वजह से अभिक्रिया जो है, वो अंत जो होने वाला होता है वो जल्दी हो जाता है। लेकिन ऐसा उस अभिक्रिया के अंदर उत्प्रेरक जो खुद है, वो कोई भाग नहीं लेगा, उत्प्रेरक का कोई प्रभाव नहीं होता है, वो कोई उस अभिक्रिया के अंदर जो है रिएक्शन पर कोई इफेक्ट नहीं डालता, वो केवल और केवल उसकी गति बढ़ा देता है, या अभिक्रिया होने के समय को कम कर देता है, और कुछ भी नहीं करता है। ये बात जरूर ध्यान रखें। अब कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, सीओ, जो कि एक विषैली गैस होती है, इनके फॉर्मूले जरूर याद रखें। जैसे देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो आपका होता है कैपिटल सीओ, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपका CO2 होता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखें दोनों को। और अगर हमें CO को किसमें बदलना है, CO2 में, तो पैलेडियम जो है उत्प्रेरक के रूप में उपयोगी है। यह अभिक्रिया बन गई। इस अभिक्रिया को आप याद रखेंगे तो आपका काम आसान होगा। मैं एक बार पानी पी लेता हूँ थोड़ा सा, आपको पता है गले की समस्या चल रही है। इसको आप नोट डाउन करिए, फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोटोग्राफी प्लेट को विकसित करने में सोडियम थायोसल्फेट अपचायक की भांति उपयोग होता है। मुक्त ब्रोमीन निकलती है। प्रकाश प्रभावित क्षेत्र शीघ्रता से ऑक्सीकृत हो जाता है। विकसित करने वाले घोल में तब तक रखा जाता है जब तक कि समस्त ब्रोमाइड जो है घुल नहीं जाता है। तो बिल्कुल, जो फोटोग्राफिक प्लेट होती है उसको विकसित करने के लिए जो आपका घोल है, उस घोल के अंदर तब तक रखा जाता है जब तक कि आपका ब्रोमाइड जो है वो पूरी तरह से घुल नहीं जाता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। और ये बात आपको याद भी रखनी है कि जो फोटोग्राफी होती है उसके अंदर जो है आपके सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, AgBr। ठीक है, ये मैं लिख लेता हूं यहां पर,
जो ये आपका ब्रोमाइड है उसका मतलब है AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, इसका उपयोग किया जाता है फोटोग्राफी के अंदर। क्लियर। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जो कि मैंने आपको पता होगा तो कम्युनिटी के अंदर भी एक क्वेश्चन दिया था, और वो ये था कि मॉर्फिन किससे प्राप्त होता है। तो मॉर्फिन जो है वो बेसिकली एक फल से प्राप्त होता है। अब ये फल जो है वो कौन सा है, तो बेसिकली मॉर्फिन जिसे अपन अफीम कहते हैं, सबसे पहले तो ये ध्यान रखना कि मॉर्फिन को ही अपन क्या कहते हैं, अफीम कहते हैं। अफीम और केसर की प्रसाद राजस्थान के अंदर जो है कौन से लोक देवता को लगता है, ये जरूर आप कमेंट करके बताइएगा कि अफीम और केसर का जो प्रसाद है, वो प्रसाद का मतलब आप समझ गए ना, भोग। ठीक है, तो अफीम जो है वही आपका मॉर्फिन कहलाता है। और ये जो अफीम है ये प्राप्त होता है हमें एक पौधे से, और उस पौधे को कहा जाता है पोस्ते। क्या कहा जाता है, पोस्ते। और इसे इंग्लिश में कहा जाता है पॉपी। ठीक है, पीओ पी POPPY। ठीक है, पॉपी। इसके फल से जो है हम बेसिकली इस मॉर्फिन या अफीम जो है उसे निकालते हैं, उसे निकाला जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो मॉर्फिन है या अफीम है वो पोस्ते पौधे से प्राप्त होता है, जिसे इंग्लिश में पॉपी कहते हैं, और यह फल से प्राप्त होने वाला है। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके जो है सीईटी के अंदर अलग अलग जो पौधे हैं उनको लेकर के पूछे गए हैं। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए आप। फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलती से रामू किसी इंजेक्शन, क्या करता है, इंजेक्शन को अधिक मात्रा में लगा लेता है, और जिसके कारण उसे ऐंठन होती है, मिर्गी आती है, बेहोशी होती है, और कुछ समय के बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है। अब इसका कारण क्या है, तो देखो भाई, गलती से रामू भैया जो है थोड़े ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे इंजेक्शन को लेकर के, और उन्होंने क्या करा, अपने शरीर के अंदर ज्यादा इंजेक्शन लगा दिए। अब ज्यादा इंजेक्शन लगाने से क्या हुआ, तो ज्यादा इंजेक्शन लगाने से व्यक्ति के शरीर में क्या हो गया कि जो शर्करा है, जो आपका शुगर है, उसका लेवल एकदम से बढ़ गया। क्या हो गया, एकदम से लेवल बढ़ गया, यानी कि उसके शरीर के अंदर जो है अधिक मात्रा के अंदर शर्करा का स्त्राव होने लगा, उसकी सांद्रता बढ़ने लगी, और उसकी वजह से उसे ऐंठन, मिर्गी, बेहोशी होने लगी, और तत्पश्चात कुछ समय के बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है। समझ में आई बात। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि उसके शरीर में एकदम से एबनॉर्मली जो है शुगर का लेवल बढ़ गया। तो रक्त में असामान्य शर्करा की सांद्रता होने के कारण उसकी मृत्यु होती है। तो अगर कोई व्यक्ति अपने शरीर में आवश्यकता से अधिक इंजेक्शन लगाता है तो उसे शुगर होने के चांसेस होते हैं। इसीलिए आपको इंजेक्शन वगैरह लगाने का जो है ना, ऐसे नहीं होना चाहिए, सिर दर्द हो रहा है, हल्का बुखार है, इंजेक्शन टेक दो, नहीं भाई, थोड़ी देर रेस्ट करो, सो जाओ। हो सकता है कि ऐसे ही धूप के कारण हुआ हो, या मौसम परिवर्तन के कारण नॉर्मल बुखार हो, तो ऐसे में इंजेक्शन वगैरह दिलवाने से बचना चाहिए। समझ में आई बात। चलो ये आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्ट्रोजन किसके द्वारा उत्पादित होता है। अब एस्ट्रोजन आपको पता होगा एक हार्मोन है, ये क्या है, हार्मोन है। ठीक है, अब एस्ट्रोजन जो है वो एस्टेरॉइड होता है। क्या होता है, एस्टेरॉइड होता है, जो कि ग्रेफियन पुट्टिकाओं से निकलता है। ये किससे निकलता है, ग्रेफियन पुट्टिकाएं जो होती है उनसे निकलता है। यानी यह किससे निकलेगा, पुट्टिका से। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है। तो एस्ट्रोजन एस्टेरॉइड होता है जो कि ग्रेफियन पुट्टिकाओं से निकलता है, और यह यौवन अवस्था के अंदर, यानी आप जब एडल्ट हो रहे हैं, 18 वर्ष की उम्र के आसपास हैं आप, तब आपके यौन लक्षण है, जैसे कि गर्भाशय है, योनि है, आपका अग्रशिशन है, स्तनों के विकास है, इन सभी को क्या करता है, एक्साइटेड करता है, प्रेरित करता है, मोटिवेट करता है एक तरह से। समझ में आई बात, जिससे कि क्या होता है, उनके अंदर चेंजेस आना शुरू होते हैं। क्लियर। और इसके फलस्वरूप ही, इसी के कारण से आपने देखा होगा कि जो आपकी महिला है, उस महिला की आवाज के अंदर मधुरता आना शुरू होती है, उसके स्वभाव के अंदर शालीनता का आ जाना शुरू हो जाता है, और उसके मासिक धर्म जो होता है वो आपका शुरू हो जाता है। और अगर यह हार्मोन, कौन सा हार्मोन,
एस्ट्रोजन उसके शरीर में अगर कम है तो उसकी जनन क्षमता पर भी प्रभाव पड़ता है। यानी कि वह जो है, हो सकता है कि उसको बेबी जो है, बच्चा जो है वो थोड़ा सा लेट हो, या हो सकता है कि बच्चा जो है वो भी नहीं। क्यों? अगर एस्ट्रोजन उसके अंदर कम है तो उसके अंदर जनन क्षमता जो है वो प्रभावित होती है, क्षीण होती है। और जो है उसके अंदर फिर क्या होगा, तो रजोवृत्ति यानी कि जो आपका ये पीरियड्स होते हैं, यानी जो आपका मासिक धर्म है, वो बेसिकली उसके अंदर आभास होना शुरू होगा, यानी वो कम होना शुरू हो जाता है। और जो स्तन है उसके, वो भी ढलना शुरू हो जाते हैं। ये सब किसके कारण होता है? तो ये सब कुछ होता है एस्ट्रोजन के द्वारा, या एस्ट्रोजन की जब कमी होती है उसके कारण। ठीक है, एस्ट्रोजन किससे डेवलप होते हैं? तो आपको बता दिया, ग्रेफियन पुट्टिका होती है उससे यह उत्पादित होता है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा। ये जो साथ में आपको तमाम चीजें बता रहा हूं वो आपको याद रखनी है। इतना सारा अपन यहाँ नोट करेंगे तो काफी समय चला जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के लिए इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? तो बेसिकली जो बायोलॉजिकल हमारा पूरा वर्ल्ड है, उस वर्ल्ड की जो इंफॉर्मेशन है, अगर हम उसे मशीनों के साथ में अटैच करके काम करते हैं, यानी कि हमारा बेसिकली यहाँ बात हो रही है कि बायोलॉजी और बायोलॉजी के साथ में हम टेक्नोलॉजी ऐड कर देवे, तो वो क्या कहलाएगी? तो वो आपकी कहलाती क्या है? बायोनोमिक्स कहलाती है। क्या कहलाती है? वो आपकी बायोनिक्स कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका टिक कर दीजिए। और ये बात आपको याद रखनी है, जनरल है ये बात, कि जैविक जगत में जितने भी होने वाले कार्य हैं, गुण हैं, पद्धति है, उनका अध्ययन है, इस पूरे ज्ञान को अगर हम मशीनी जगत में उपयोग करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? बायोनिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोनिक्स कहते हैं। अब सोचिए आप, उस टाइम पे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते थे। ठीक है, तो बायोनिक्स कहा जाता है, ये याद कर लीजिएगा। ठीक, चलो। और जो बायोनॉमी होती है ना, यहाँ पर देखो एक और शब्द आया, बायोनॉमी। इस बायोनॉमी का मतलब क्या है? तो बेसिकली बायोनॉमी का मतलब होता है कि जीव विज्ञान के अंदर जो जीव श्रम कार्यों को विनियमित करने वाले जो नियम होते हैं, उन नियमों का जो विवेचन किया जाता है वो इसके अंदर किया जाता है। तो आप कह सकते हैं कि जीव समो, क्या? जीव समन या जीवन सम कार्यों को विनियमित विनियमित करने हेतु नियमों, यानी कि रूल्स, ठीक है, नियमों का विवेचन। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। तो बायोनॉमी क्या होती है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, बायोनिक्स क्या होती है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा गुण मनुष्य को अन्य सभी वानर गुणों से पृथक करता है? यानी हमें जो है बंदरों से अलग करने वाला इसमें से कौन सा गुण है? अब इसका आंसर भी अगर कोई विद्यार्थी नहीं दे सकता है तो फिर भैया वो सच में कहीं वानर तो नहीं है। आंसर दो भाई, आंसर दो इसका, है ना? अब इसका आंसर तो देना ही है आपको। अरे यार देखो, इस पूरी पृथ्वी पर एक इंसान ही ऐसा जो है जीव है जिसको कुछ जानने की, कुछ सोचने की क्षमता दी गई है। तो जानने की जो इच्छा प्रकट कर सकता है वो केवल इंसान कर सकता है, वानर नहीं करता है। बाकी तो देखो, ग्रहण शक्ति का अल्प विकसित होना ये तो बहुत सारे मनुष्यों के अंदर भी हो सकती है, विपरीत अंगूठे ये भी है, टॉडी का बाहर निकलना, ये सब नॉर्मल है। हाँ, जो जानने की इच्छा है वो वानर के अंदर नहीं होती है। ठीक है, इसीलिए तो सभी प्रकार के जो भी एक्सपेरिमेंट्स हुए, जो भी रिसर्च हुई, वो इंसानों ने करी है, किसी जानवर ने, किसी कुत्ते ने करी है क्या? है नहीं करी है। ठीक है, चलो इसको नोट डाउन कर लो भाई। अगला क्वेश्चन। सक्रिय उपार्जित असंक्राम्यता किसके उत्पादन का परिणाम है? तो सक्रिय उपार्जित असंक्रमिता जो है वो किसके उत्पादन का
परिणाम है वो एंटीबॉडीज के उत्पादन का परिणाम है। किसके? एंटीबॉडीज। क्लियर? ये ध्यान रखिएगा। अब ये क्या है? तो जो हमारा बेसिकली रक्त प्लाज्मा होता है, उस रक्त प्लाज्मा के अंदर रोग प्रतिकारक कुछ पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है। अब जो रोग प्रतिकारक पदार्थ है वो हमारे शरीर के अंदर जो प्रविष्ट करने वाले जीवाणु है उनको नष्ट करने का काम करते हैं, और जीवाणुओं के द्वारा जो उत्पन्न जीव विष है वो उस विष को भी प्रभावहीन कर देते हैं या उसके प्रभाव को कम करने का कार्य कर देते हैं। अब शरीर के अंदर उत्पन्न होने वाले ऐसे पदार्थ को ही हम क्या कह रहे हैं? एंटीबॉडीज कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? एंटीबॉडीज कह रहे हैं। इसका निर्माण जो है शरीर के अंदर बेसिकली तीन प्रक्रियाओं से होता है। या तो आपका नेचुरली यानी प्राकृतिक रूप से हो जाएगा, या फिर इसे जो है उपार्जित किया जाएगा, या ये कृत्रिम तरीके से जो है डेवलप किया जाता है। तो उपार्जित प्रक्रिया जो है वह प्रक्रिया है जिसके अंदर कोई एक पर्टिकुलर रोग विशेष का हम पता लगाते हैं, और उस रोग का अगर आक्रमण हुआ है, उस रोग का अगर आपको जो है प्रभाव है, तो उसके होने के बाद में शरीर के अंदर हम क्या करते हैं? उस रोग से लड़ने लायक कोई एंटीबॉडीज को जो है शरीर के अंदर प्रवेश करवाया जाता है। जैसे आपको नॉर्मल अगर कोई बुखार वगैरह है तो आप पैरासीटामोल वगैरह टाइप की गोली ले लेते हैं। वो क्या करती है? आपके शरीर के अंदर जो बुखार के लिए जो जीवाणु है उनको नष्ट करने का कार्य करती है। तो वो क्या होती है? उपार्जित होती है। समझ में आई बात? वो आपको बुखार आया तब आपने ली है, और बुखार आया नहीं था ना, उससे पहले भी हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडीज थी, उन्होंने उस पे उस जीवाणु को रोकने का प्रयास किया होगा, लेकिन वो नहीं रुका, तब आपको बुखार आया है। तब आपको बुखार आया तब आपने क्या करा? एंटीबॉडीज ली। समझ में आई बात? तो उपार्जित होता है, प्राकृतिक होता है, और कृत्रिम होती है। ये क्लियर हो गया आपके? तो ये बात आपको याद रखनी है। और फिर बाद में जो है वो रोग नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि आपने जो है वो एंटीबॉडीज ले लिया। जैसे पोलियो का ले लीजिए, जब छोटे बच्चों को पोलियो के जो है क्यों दवाई पिलाई जाती है? ताकि उससे आगे भविष्य में पोलियो नहीं हो। समझ में आई बात? और चेचक जो है वो एक हम कह सकते हैं इसका उदाहरण है। ठीक है, चलो फिर पसीने का मुख्य उपयोग क्या है? तो पसीना हमारे शरीर से जब निकलता है तो उसका हमारे को फायदा क्या होता है? बताइए, जल्दी से बताएंगे। अरे भैया, इससे क्या होता है? शरीर का तापमान यानी कि शरीर का जो टेम्परेचर है वो नियंत्रित रहता है। आप गर्मी के अंदर पूरा पसीना पसीना होकर के एक बार पंखे के नीचे जाइए, एकदम ठंडे हो जाते हैं। हालांकि साथ में बीमार भी हो जाएंगे। इसीलिए घर वाले आपने देखा होगा कि जैसे ही आप धूप से बाहर से घर में आते हैं तो घर वाले कहते हैं पानी मत पी, रुक जा, पंखा चालू मत कर, एसी में मत घुस, 2 मिनट रुक, 3 मिनट रुक, पहले पसीना सूखने दे। क्यों? उससे क्या होगा? टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा और फिर आप अंदर जाइए ताकि आपको बुखार नहीं आए। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नवीनतम समझा जाता है? तो भाई हम जो है हिडलबर्ग मानव है उसको नवीनतम समझा जाता है, या पिल्टडान मानव को, या क्रोमैग्नॉन मानव को, या निएंडर मानव को? कौन से मनुष्य को नवीनतम मनुष्य माना जाता है? तो मैं आपको बता दूं कि क्रोमैग्नॉन जो मानव है, कौन सा? क्रोमैग्नॉन मानव। इस क्रोमैग्नॉन मानव को नवीनतम मानव समझा जाता है। लगभग 1000 वर्ष का जो है आपका सफल अस्तित्व होने के बाद में जो निएंडर यानी कि जो आपका यहाँ पर नाम है निएंडर मानव, उन्होंने जो है अपना धीरे धीरे विलोप होना शुरू हो गया था। इनका विलोप होने के बाद में इनके स्थान पर एक नई मानव जाति आई थी, और वो थी क्रोमैग्नॉन। तो ये जो निएंडर है ये पुराना है, क्रोमैग्नॉन से पहले वाला। ठीक है, तो ये आप लिखना चाहो तो ऐसे लिख लो, इनसे पहले। पहले कौन थे? निएंडर थे, जो 1 लाख वर्ष तक यहाँ पर रहे ऐसा माना जाता है। उसके बाद में इनका लोप हुआ यानी विलोप हो गया, गायब होने लगे। फिर उसके बाद क्रोमैग्नॉन मानव आया है, और क्रोमैग्नॉन मानव जो है वो नवीनतम मानव माना जाता है। ठीक है, और ये जो है अभी हमारे पृथ्वी पर सबसे नवीनतम माना जाने वाला है मानव। क्लियर? चलो, इसके बाद में निम्न में से कौन सा पहले नियत क्रमिकता को भंग करता है? तो निम्न में से सबसे पहले कौन जो है नियत क्रमिकता जो होती है उसको भंग करेगा? तो नियत क्रमिकता जो है
यानी कि आपका देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो एक होता है नर युग्मक, एक होता है मादा युग्मक। आपको ये मैंने जब आपका साइंस पढ़ाई थी तब बताया भी था कि बच्चे का जन्म कैसे होता है। तो एक आपका क्या है, नर युग्मक है, और आपका एक क्या होता है, मादा युग्मक। ठीक है। अब नर और मादा युग्मक जो है, जाइगोट्स युग्मक का मतलब, तो नर युग्मक और मादा युग्मक जो है वो मिलते हैं और उससे क्या होता है, आपका निषेचन होता है। ठीक है, यानी कि बच्चा होगा। समझ में आई बात? इन दोनों के मिलने से ही आपका क्या होगा, तो नर युग्मक और मादा युग्मक के आपस में सम्मिलन से ही एक युग्मनज बनेगा, या हम ये कह सकते हैं जाइगोट बन जाएगा। अब जो ये आपके पास में अलग अलग जाइगोट्स बनते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, निषेचन कहा जाता है। इस प्रक्रिया को पूरे को अपन क्या कहते हैं, निषेचन कहा जाता है, या फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन मतलब निषेचन। अब जो मादा अंडे होते हैं, उन मादा अंडों के निषेचित हो जाने पर ही जो है सर्वप्रथम सबसे पहले क्या होता है, नियत क्रमिकता जो होती है वो भंग होती है, और नए भ्रूण का जो है वो आपका निर्माण होना शुरू हो जाता है। क्या होता है, नए भ्रूण के निर्माण की जो प्रक्रिया है वो आरंभ हो जाती है, और यही भ्रूण जो है निश्चित समय अवधि में विकसित होकर के क्या बनता है, शिशु बनता है। तो आपको ध्यान रखना है कि नियत क्रमिकता को भंग कौन करता है, जो निषेचित अंडा है वो। ठीक है, एक सेकंड, ये भैया भाग क्यों रहे हैं आज, आओ ना भैया, इधर ही रहो ना। ठीक है, तो निषेचित अंडा जो है वही नियत क्रमिकता को भंग करता है। और कैसे बच्चे होते हैं वो मैंने पूरा प्रोसेस बता रखा है। एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फॉस्फोरस कोटेड पर्दे पर फोकस कर प्रतिबिंबों को पर्दे पर जनित करना कहलाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक पुंज जो है, उस इलेक्ट्रॉनिक पुंज को क्या करना है, तो आपके फॉस्फोरस से पूरा कोटेड किया गया एक पर्दा है। ठीक है, उस कोटेड किए हुए पर्दे पर फोकस करके प्रतिबिंब जो है उसको पर्दे पर जनित करने का जो पूरा प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं टोटल स्कैन। क्या कहते हैं, टोटल स्कैन, यानी कि कुल स्कैन या पूरा स्कैन कह सकते हैं। अब जो हमारा स्कैनिंग है, एक्सरे है, इनसे प्राप्त जो चित्र होते हैं उनको कंप्यूटर के द्वारा हम क्या करते हैं, द्विविमीय यानी 2 डायमेंशनल, या त्रिविमीय यानी 3 डायमेंशनल का जो है पूरा रूप दे करके किसी भी शरीर का जो अंग है उसको हम उपस्थित जो उसके ऊपर ट्यूमर वगैरह है, अन्य बीमारी है, इन सभी का हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, और आपको जो एक्सरे वगैरह होगा उसी से हमें ये सब पता चलेगा। और साथ ही साथ किसी भी इलेक्ट्रॉनिक पुंज को अगर आप फॉस्फोरस कोटेड पर्दा है और उसके ऊपर जो है पूरा प्रतिबिंब लेकर के चेक करते हैं, देखते हैं, तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है, टोटल स्कैन कहलाता है। ठीक है, चलो इसके बाद में ये एक क्वेश्चन याद करने का क्वेश्चन है कि यदि आप EIOB इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज से जुड़े हुए टेलीफोन की एसटीडी बंद करना चाहते हो तो उस समय कोई कोड वायरल रहा होगा, तो कोड कौन सा यूज करेंगे ये आपको याद करना है। हालांकि अब इस क्वेश्चन का मुझे नहीं लगता रिलीवेंस ज्यादा रह गया है, क्योंकि ये जो है एसटीडी और उस जमाने का है, ये 1994 का क्वेश्चन है, आज 2024 चल रहा है, काफी समय हो गया है, तो इसलिए ज्यादा इस क्वेश्चन पे फोकस मत करना, ऐसे ही बता देता हूं। इसका आंसर है 1 2 4 ABCD 3। ठीक है, ये उस जमाने का था, तो अब डायरेक्ट आंसर यही है बस। फिर देखो, यदि कोई सूचना टेलीफोन के द्वारा डायल करके अन्यत्र टेलीविजन स्क्रीन पर देखी पड़ी जा सके तो उसे क्या कहेंगे। अब ये उस जमाने की बातें हैं, क्या आप जो है आप डायल कर रहे हो और आगे वाला जो है आपकी बातों को पूरा स्क्रीन के ऊपर देख सके, प्राप्त कर सके। आजकल तो वीडियोग्राफी आ गई है, आजकल तो बहुत सारा चीजें है ना, एडवांस हो गई है। लेकिन ये उस जमाने का है, तो उसे टेलीफैक्स कहा जाता था। बेसिकली क्या कहा जाता था, टेलीफैक्स कहा जाता था। अगर आप जो है यहां से आपने डायल किया, आप यहां पर मुंह से बोलेंगे और आगे वाले को जो आप बोल रहे हैं
वो पूरा का पूरा टेलीविजन जो स्क्रीन है उसके ऊपर दिखाई देवे, ठीक है, ऐसा होता था पहले। अब आजकल तो पता ही है आपको क्या क्या हो रहा है। और टेलीटेक्स्ट क्या होता है? तो टेलीटेक्स्ट जो है, ये वर्ड यहाँ पर जो आया है, इस टेलीटेक्स्ट का मतलब होता है बेसिकली कि आप घर बैठे ही कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर जो अलग अलग सूचनाएं हैं उनको पढ़ सकते हैं, तो उसे टेलीटेक्स्ट कहते थे। अब ये सब चीजें जो है भैया आप काम की नहीं रही है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। पी वेणुगोपाल के समाचारों में चर्चित होने का कारण है, ये उस समय का ही है। और इन्होंने सबसे पहले क्या किया था? सफल हृदय प्रत्यारोपण किया था। ये ध्यान रखना कि प्रथम सफल हृदय प्रत्यारोपण जो है वो किसने किया था? तो पी वेणुगोपाल ने किया था। और डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड जो है, कौन? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड, वो दक्षिण अफ्रीका के विश्वविद्यालय में सर्जन के रूप में थे। उन्होंने 1968 के अंदर, ये थोड़ा सा आप जानकारी लिख लो, ये काम आ सकती है। तो सबसे पहले नाम याद रखना, कौन है? डॉक्टर क्रिश्चियन, क्रिश्चियन, ठीक है, क्रिश्चियन बर्नार्ड। ये आपके कहां पर थे? तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड जो है वो दक्षिण अफ्रीका, कहां पर? दक्षिण अफ्रीका। और वहां का एक विश्वविद्यालय होगा, उसमें ये काम करते थे, एज ए सर्जन थे। फिर 1968 के अंदर, कब? 1968 ईस्वी के अंदर पहली बार जो है इनके द्वारा मानव का हृदय प्रत्यारोपण जो है प्राप्त सफलता से, मतलब इन्होंने किया था 1968 में मानव हृदय प्रत्यारोपण, ठीक है। पहला, सबसे पहले इस पूरी दुनिया पे सबसे पहले डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था, दक्षिण अफ्रीका के थे, 1968 के अंदर सफलता प्राप्त करी थी। इसके बाद में हमारे भारत के अंदर आपको पता होगा एम्स नाम से हॉस्पिटल्स चलते हैं और कॉलेजेस हैं, ठीक है। अब एम्स जो है वो होता है आपका क्या? तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ठीक। इस एम्स के अंदर जो है आपका डॉक्टर पी वेणुगोपाल के द्वारा 1994 के अंदर, देखो 1994 का पेपर है, 1994 में इन्होंने ये करा था, तो हो सकता है जनवरी फरवरी में ये किया होगा और आपका पेपर आ गया, ठीक है। तो आपका ये पेपर के अंदर आया हुआ है, करंट अफेयर का क्वेश्चन था, लेकिन ये जानकारी आपके काम आज भी आ सकती है। तो 1994 के अंदर एम्स के अंदर जो हमारे डॉक्टर हैं, कौन? पी वेणुगोपाल, ठीक है, ये याद रखेंगे। तो पी वेणुगोपाल जो है, इन्होंने भारत के देवी राम नाम के जो व्यक्ति थे उनके हृदय का प्रथम सफल प्रत्यारोपण किया था। कौन था? देवी राम। ये भी ध्यान रखना किसका सफल परीक्षण हुआ था? तो देवी राम के हृदय का सफल प्रत्यारोपण, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इसमें कुछ चीजें थी जो मैंने आपको बता दी है, इनको आप नोट डाउन कर लेना, ये हमारे काम आ सकती है, ठीक है। तो क्या क्या याद रखेंगे कि डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड दक्षिण अफ्रीका के थे, 1968 में इन्होंने ये करा था। फिर हमारे एम्स के डॉक्टर थे डॉक्टर पी वेणुगोपाल, जिन्होंने 1994 के अंदर जो है देवीराम के हृदय का सफल प्रत्यारोपण किया था। इसके बाद में देखिए, निम्न में से कौन सा एक जैव अवक्रमणीय नहीं है? जैव अवक्रमणीय का मतलब आप सीधा सीधा समझ सकते हैं कि जिसे आपके जो है जीवाणुओं के द्वारा नष्ट नहीं किया जा सके, ठीक है। अब जिसका किया जा सकता है वो तो आपका क्या है? अवक्रमणीय। जिसका नहीं हो सकता वो अवक्रमणीय नहीं है। अब किसका हो सकता है देख लो आप सीधे सीधे से। भाई घरेलू मलमूत्र का हो सकता है, सीधी सी बात है। पेड़ पौधों का भी हो सकता है, लैब के जितने भी अपमार्जक है उनका भी हो सकता है, लेकिन जो साबुन है उसका नहीं हो सकता है। इसलिए यही जो है आपका क्या है? जैव अवक्रमणीय नहीं है, बाकी तीनों जैव अवक्रमणीय है, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन था, विश्व में पर्यावरण अवक्रम की गंभीर समस्या है। इस समस्या का प्रमुख कारण है मिट्टी एवं वनों का अवक्रमण। बताइए इसमें से कौन सा सही है? तो बेसिकली यह जो है आपका
एक पारिस्थितिकी और जो प्रदूषण वाला टॉपिक है उससे रिलेटेड है। इसके अंदर अपन ये कह सकते हैं कि पर्यावरण अवक्रम जो है, वो पर्यावरण अवक्रम जो है बेसिकली ये है कि आपका जो आसपास का स्थानीय जो क्षेत्र है उसका, वहां का जो पर्यावरण है उसके अंदर हास्य होना, उसी को हम कहते हैं पर्यावरण अवक्रमण। लेकिन अगर हम बात करें पूरे विश्व लेवल पर, तो वहां पर जो है ये हमारे एक गंभीर समस्या अभी तक नहीं बनी हुई है, पूरे विश्व के लिए अभी ये समस्या नहीं बनी है। ठीक है, तो आप एक बार इसको देखिए। एक सेकंड, मैं पानी पी लेता हूँ, थोड़ा सा गला दर्द हो रहा है वापस, फिर और कहीं समस्या हो गई तो। अब देखिए, तो पर्यावरण अवक्रम का मतलब होता है कि जो मनुष्य है उसके स्थानीय क्षेत्र के अंदर पर्यावरण की जो आपकी गुणवत्ता है उसके अंदर हास्य हो जाना पर्यावरण अवक्रम कहलाता है। उसको आप पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित नहीं कर सकते। पर्यावरण प्रदूषण जो है बहुत बड़े एक लेवल पर होता है, तब हम उसे पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि ये जो पर्यावरण अवक्रम की गंभीर समस्या है वो तो सही बात है। ठीक है, तो आपका ये तो असत्य तो नहीं है, तो ये तो सही बात है। लेकिन इस समस्या का प्रमुख कारण मिट्टी और वनों का अवक्रमण नहीं, वनों और मिट्टी से नहीं हो रहा है, ये आसपास में जैसे आपके घर पर आपने सफाई नहीं करी, आस पड़ोस वालों ने कचरा डाल दिया, वो सब जो है अवक्रमण कहलाता है। ठीक है, तो वहां पर मिट्टी और इनकी कोई समस्या नहीं है, ये यानी कि आंशिक रूप से थोड़ा बहुत सही है, थोड़ा बहुत गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात? हाँ, प्रदूषण तो तब होता है जब जैसे भूकंप वगैरह आ गया, कोई चक्रवात वगैरह आ गया और पूरी गंदगी गंदगी भर गई है, पूरे घरों में भी आपकी गंदगी आ गई है, और तब आपका वो जो है एक आपका प्रदूषण हम कह सकते हैं। अभी अपने आसपास की आपने साफ सफाई खुद ने ही नहीं करी और फिर आपको कि पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, अरे वो नहीं है, वो उसको साफ किया जा सकता है। ठीक है, चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को आज का पेपर समझ में आ गया होगा, किस किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपको ये क्लियर हो गया होगा। आगे इसी प्रकार से अपन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आज थोड़ा सा गले के अंदर दर्द होने के कारण मैंने, हो सकता है कि जल्दी पेपर डिस्कस किया हो, अपन और आगे जो अगला पेपर होगा उसको और अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।